everyone, this is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the part 2 of monetary policy. So as we have discussed in part 1 that what is monetary policy, and we have started with the various tools or various instruments of monetary policy which are undertaken by Reserve Bank of India, and specifically a monetary policy committee under RBI, which from time to time actually sees to it that whether there is need for increasing the interest rates under monetary policy instruments or not. ठीक है, तो monetary policy हमने समझी थी कि ये जो है implement करती है RBI, और इसके अंदर monetary policy committee होती है जिसके 6 मेंबर होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहनी चाहिए, अभी क्या सिचुएशन है इकोनॉमी की हमारी कंट्री में, क्या सिचुएशन है मनी सप्लाई की हमारी मार्केट में, कि जिसमें हमें क्या मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ओके, तो देखिए बात करते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी क्वांटिटेटिव मेथड्स में, तो वी हैव क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स. सो देयर आर 2 मेथड्स. ठीक है, देखिए जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखिए तो आपको ज़्यादा समझ आएगा. ठीक है, उसमें हमने बेसिक्स पूरे कवर किए हुए अच्छे से. ओके, तो ये जो है हमने रेपो रेट को समझा था लास्ट लेक्चर में, फिर हमने रिवर्स रेपो रेट को समझा था लास्ट लेक्चर में. ठीक है, आज हम बात करेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, जिसको हम कहते हैं MSF, विच इज दी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको कहते हैं MSF. ठीक है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन की हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था. देखिए रेपो रेट किसे कहते हैं? रेपो रेट इज दैट रेट जिसपे जो RBI है वो ओवरनाइट लिक्विडिटी, ओवरनाइट क्रेडिट प्रोवाइड करती है बैंक्स को या नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस को भी कर सकती है. ठीक है, इस पे जो है जो भी इंस्टीट्यूट है या ठीक है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बैंक्स जो RBI से उधार ले रही है पैसा, वो कोलेटरल रखेगी. ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखेगी RBI के पास. बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप कह सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक टाइप का सेल करेगी, बेचेगी RBI को. तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये क्या करेगी? RBI के पास रखेंगे जो कमर्शियल बैंक्स हैं. ठीक है, RBI उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन देगी बैंक्स को, लेकिन ऑन एन एग्रीमेंट, क्योंकि सिंस इट इज रीपर्चेज एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होगा कि भाई RBI बोलेगी कि तुम थोड़े दिनों के बाद आके, यानी मैक्सिमम 14 डेज या 7 डेज या 14 डेज के बाद आके तुम ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मुझसे वापस ले जाओगे, हमसे वापस ले जाओगे, और मेरे को जो मेरा पैसा है जो मेरे से लिया था वो वापस दे दोगे विद इंटरेस्ट रेट विच इज 4% एट प्रेजेंट जो चल रहा है. ठीक है, ये था रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट में इसी का उल्टा था कि जो RBI है वो पैसा ले लेती है किनसे? कमर्शियल बैंक से वो पैसा ले लेती है, लेकिन इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट. जब एक्स्ट्रा पैसा हो मार्केट में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो RBI है वो रिजर्व बैंक वो रिवर्स रेपो रेट इंस्ट्रूमेंट जो है, रिवर्स रेपो रेट टूल जो है वो अपनाती है, जिसपे जो RBI है वो पैसा एक्सट्रैक्ट करती है मार्केट से, बैंक से पैसा जो उठा लेती है. ठीक है, इस पे भी वो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है विच इज ऑलवेज रेपो रेट माइनस 0.65%. एट प्रेजेंट देयर इज 3.35% रिवर्स रेपो रेट विच इज गोइंग ऑन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट जो आज हमने पढ़ना है, दिस इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF. नाउ व्हाट इज दिस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? देखिए MSF जो है ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2011 में. सबसे पहले तो इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2011, जिसमें क्या होता है, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या कमर्शियल बैंक्स हैं, लेकिन कौन से? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो बारो कर सकते हैं एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी. ठीक है, फ्रॉम रिजर्व बैंक बाय डिपिंग इनटू देयर SLR पोर्टफोलियो up to a certain limit of certain rate of interest. ठीक है, this provides a safety valve against unanticipated liquidity shocks to the banks. अब ये क्या लिखा हुआ है सब आपको बताती हूँ. When banks take loan from RBI at repo rate, banks need to keep government securities with RBI, but this security is in addition to the requirement of SLR. Banks cannot keep SLR securities to avail loan from RBI in the case of repo rate. Now what is this? ये क्या होता है MSF? देखिए MSF में भी जो, देखिए फिर से समझाती हूँ आपको, MSF में भी जो बैंक्स हैं वो पैसा उठाते हैं, लोन लेते हैं किससे? RBI से. ओके, MSF के केस में भी रिजर्व बैंक से जो है बैंक्स लोन लेते हैं. ठीक है, अब देखिए होता क्या है, सपोज अब जो बैंक्स हैं उन्होंने क्या किया, रेपो रेट के बेसिस पे बैंक से पैसा उठा लिया, लेकिन बैंक्स को अभी और पैसों की ज़रूरत है. ठीक है, और क्रेडिट की ज़रूरत है बैंक्स को, तो बैंक्स क्या करेंगे, फिर से RBI के पास जाएंगे, वो बोलेंगे रेपो रेट पे हम आपसे पैसा ले चुके हैं, अब हमने MSF पे आपसे पैसा लेना है. अब MSF पे जो पैसा लेते हैं उस पे हमने जैसे मैंने आपको क्या किया था, रेपो रेट में ये बताया था कि रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट
कोलेटरल रख के, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल रख के जो बैंक्स हैं वो पैसा उठाते हैं आरबीआई से। लेकिन रेपो रेट के केस में एसएलआर जो कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था एसएलआर के बारे में, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर के अगेंस्ट रेपो रेट में बैंक्स जो हैं वो पैसा नहीं ले सकते आरबीआई से, रिजर्व बैंक से। एसएलआर को एज कोलेटरल रख के नहीं ले सकते पैसा आरबीआई से रेपो रेट के केस में बैंक्स, ठीक है। लेकिन एमएसएफ में क्या होता है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट एंड एमएसएफ, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड एमएसएफ। एमएसएफ के केस में एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को एज कोलेटरल रख के जो बैंक्स हैं वो पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो एसएलआर जो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है, इसको एसएलआर कोटा के अगेंस्ट एमएसएफ के केस में पैसा ले सकते हैं जो बैंक्स हैं रिजर्व बैंक से, ठीक है। ये मतलब हुआ इसमें, ओके, समझ आ गया आपको, ठीक है। बाय डिपिंग इनटू देयर एसएलआर पोर्टफोलियो, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, जो है एसएलआर पोर्टफोलियो के अगेंस्ट जो है एमएसएफ के केस में बैंक्स जो हैं वो पैसा ले सकते हैं रिजर्व बैंक से। एक तो ये डिफरेंस हो गया रेपो रेट में और एमएसएफ रेट में। और जो रेपो रेट में आपने देखा था कि जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जो नॉन गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जो और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रेपो रेट से पैसा जो है उठा सकते हैं। लेकिन एमएसएफ विच इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो पैसा उठा सकते हैं बस, और बाकी बैंक्स नहीं उठा सकते। सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो पैसा उठा सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर शेड्यूल्ड बैंक्स एंड देयर आर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, देयर आर वेरियस क्राइटेरियाज फॉर शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं वो एमएसएफ के केस में पैसा नहीं उठा सकते, ठीक है। अब ये शेड्यूल्ड या नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं, तो देर इज़ वेरी वास्ट डिफरेंस। बेसिकली शेड्यूल्ड बैंक्स हो गए जो हमारे जो नोन बैंक्स हैं, जैसे आपको पता है स्टेट बैंक है, पीएनबी है, ठीक है, ये सारे जो हैं, कैनरा बैंक है, ये सारे जो हैं ये किस में, ये शेड्यूल्ड बैंक्स में आते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो होते हैं ना, बेसिकली ये लोकल एरिया बैंक्स होते हैं। देयर आर वेरियस लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है, शायद आपने जिनके नाम सुने होंगे, एक कैपिटल लोकल एरिया बैंक करके होता है। देयर आर सो मेनी लोकल एरिया बैंक्स जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में आते हैं, ठीक है, इनके अलग से पेड अप कैपिटल होती है। देयर इज लॉट मोर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ओके, सो दिस इज देयर, ऑलराइट। और इसमें वो भी चलता है कि जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं ज़्यादातर वो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, किसी और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर काम करते हैं, ठीक है। जैसे मेनली जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं वो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 उसके तहत काम करते हैं। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं वो ज़्यादातर, वैसे तो 1934 के तहत भी काम करते हैं, वो ज़्यादातर 1948 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसके तहत काम करते हैं। तो देयर इज़ लिटिल डिफरेंस। अब एमएसएफ जो केस है, एमएसएफ के केस में जिसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं, इसके केस में खाली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो बोरो कर सकते हैं एडिशनल अमाउंट, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, ये देखिए, ये डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बैंक्स हैं वो जब आरबीआई से लोन लेते हैं रेपो रेट के केस में, तो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन ये जो सिक्योरिटी है ये एसएलआर नहीं हो सकती। लेकिन एमएसएफ के केस में आप एसएलआर को एज सिक्योरिटी रख के लोन ले सकते हैं आरबीआई से, ओके। Under MSF, banks can borrow money or cash from RBI by dipping into their SLR reserve. SLR reserve को एज कोलेटरल रख के या उसके अगेंस्ट जो है MSF के केस में बैंक्स बोरो कर सकते हैं मनी, ओके। दिस मीन्स दैट बैंक्स कैन कीप 3% ऑफ SLR सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है कि जितनी भी SLR सिक्योरिटी है उसको, मतलब अपनी की पूरी SLR सिक्योरिटी तो RBI कभी अलो करेगा नहीं कि पूरी की पूरी SLR सिक्योरिटी के अगेंस्ट वो लोन उठा लें। तो बैंक ने क्या रखा हुआ है, रिजर्व बैंक ने ये रूल रखा है अभी एट प्रेजेंट कि जो भी SLR सिक्योरिटी है बैंक की, उसका 3% जो है उसके बेसिस पे MSF मिलेगा, ठीक है। देखिए एट प्रेजेंट जो अभी जो रेट चल रहा है SLR का वो है 18%। मतलब जितने भी बैंक्स के पास जो रिजर्व है, जो बैंक्स हैं उनका जो टोटल डिपॉजिट है उसका 18% जो है वो SLR रखना है बैंक्स ने अपने पास, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो रखनी है अपने पास, ठीक है। अब ये जितना भी जो SLR उनके पास 18% जितना भी अमाउंट बनता है जो बैंक्स के पास SLR, उसका 3% जो है एज अ सिक्योरिटी रख सकते हैं जो बैंक्स हैं अंडर MSF RBI के पास, उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, ठीक है। MSF रेट जो है वो कितना होता है, वो रेपो रेट से +25% होता है। जितना भी रेपो रेट है उसका +25% करेंगे तो आपको MSF रेट मिल जाएगा, विच इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। अभी देखिए
एट प्रेजेंट मैंने आपको कहा था कि बैंक रेट कितना चल रहा है, बैंक रेट जो है 4% चल रहा है, तो एमएसएफ कितना हुआ, एमएसएफ हो जाएगा 4.25%, विच इज 4%, विच इज रेपो रेट प्लस 0.25%, तो 4.25% इज द प्रेजेंट एमएसएफ रेट जो अभी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट विल सी टू इट व्हाट इज अ बैंक रेट, व्हाट इज अ बैंक रेट। नाउ सी व्हाट इज अ बैंक रेट, बैंक रेट किसे कहते हैं। बैंक रेट जो है इट इज अगेन, बैंक रेट में भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो पैसा उधार पे लेते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं रिजर्व बैंक से, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि कोई भी कोलेटरल जो है वो नहीं रखना होता है। इन केस ऑफ बैंक रेट देयर इज नो कोलेटरल विच हैज टू बी केप्ट बाय द बैंक्स विद द आरबीआई, ठीक है। इसमें वो कोई मतलब इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें कोई रीपरचेज नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं होता कि जो रिजर्व बैंक है वो बोलेगी कि भाई आप हमारे पास, इसमें क्या होता है देखिए बैंक रेट के केस में क्या होता है कि उनको कमर्शियल पेपर्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो रखनी, वो देनी तो होती है रिजर्व बैंक को। रिजर्व बैंक उन्हीं के बेसिस पे जो है, रिजर्व बैंक उसी के बेसिस पे बैंक रेट के आधार पे पैसा देगा कमर्शियल बैंक्स को। लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि भाई आपने विद इन 7 डेज या विद इन 14 डेज ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिजर्व बैंक से वापस लेके रिजर्व बैंक को वापस पैसा चुकाना है, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, रिजर्व बैंक को वापस पैसा चुकाना तो है, लेकिन वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की रीपरचेज नहीं होती है इन द केस ऑफ बैंक रेट। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। अभी एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो बैंक रेट हैज लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस। बैंक रेट अभी इसको ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है, अभी ज्यादा रेपो रेट ही चलता है। पहले बैंक रेट चलता था, लेकिन आज की डेट में रेपो रेट चलता है। बैंक रेट की अब इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। बैंक रेट, आपने दो चीजें समझनी है बैंक रेट में, दो चीजें समझनी है अपने बैंक रेट में। एक तो जो बैंक रेट होता है वो ये होता है कि कि जब रिजर्व बैंक से पैसा उठाया, रिजर्व बैंक से पैसा लिया, कमर्शियल बैंक्स ने क्रेडिट उठाया, लोन उठाया, ठीक है, एक तो उसको बैंक रेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कोलेटरल नहीं रखना होता। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट, दैट इन बैंक रेट कोलेटरल हैज टू बी केप्ट, बट इन बैंक एंड इन रेपो रेट कोलेटरल हैज टू बी केप्ट विद द आरबीआई। इन केस ऑफ बैंक रेट नो कोलेटरल इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको कोई कोलेटरल नहीं रखना होता रिजर्व बैंक के पास बैंक रेट के केस में। एक तो ये डिफरेंस है। प्लस देखिए मेन इंपॉर्टेंस क्या है बैंक रेट की, कि जो बैंक रेट है आज के टाइम पे, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, पहले ये देख लीजिए। इट इज अ स्टैंडर्ड रेट एट विच रिजर्व बैंक इज प्रिपेयर टू बाय डेट इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया जैसे कि जिसके बेसिस पे आपको डेट मिलेगा, जैसे कि कमर्शियल पेपर्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ठीक है, उन सबको हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। जिसके बेसिस पे आपको डेट मिलेगा, उधार मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पे जब रिजर्व बैंक से पैसा उठाया उसको क्या बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे। नाउ ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एलएएफ, जब एलएएफ की इंट्रोडक्शन हुई थी, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की इंट्रोडक्शन हुई तो रिजर्व बैंक ने क्या किया, बैंक रेट को डिसकंटिन्यू कर दिया। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब जिसमें रेपो रेट आ जाता है। रेपो रेट इज द मेन रेट अंडर एलएएफ। मैंने आपको बताया था एलएएफ विच इज लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसमें दो रेट्स आते हैं, मेन रेट्स, ठीक है, और भी आते हैं बट मेन दो रेट हैं, विच इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। जब एलएएफ आया, इस सेंटेंस का ये मतलब है, जब एलएएफ आया, जब लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट आई, यानी जिसमें रेपो रेट आ गया, उसके बाद जो बैंक रेट है उसने अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर दी और इसको काफी हद तक डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो बैंक रेट है वो कहीं ना कहीं डॉर्मेंट हो गया, मतलब स्लीपिंग हो गया, कहीं ना कहीं मतलब डॉर्मेंट हो गया। जो रेपो रेट, जो बैंक रेट है उसने अपनी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी लूज कर ली। लेकिन अब बैंक रेट को हम क्या यूज करते हैं, अभी एट प्रेजेंट बैंक रेट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पेनल्टी, ठीक है, ऑन डिफॉल्ट इन दी सीआरआर एंड एसएलआर। अब अगर कोई बैंक जो है, अब एट प्रेजेंट बैंक रेट किस में यूज होता है, बैंक रेट यूज होता है पेनल्टी फाइंड आउट करने के लिए। अगर किसी बैंक ने, मैंने आपको कहा था कि बैंक्स को अपने पास कैश रिजर्व रखना होता है, अपने पास बैंक को कुछ कैश रिजर्व रखना होता है, हमने डिपॉजिट्स का टोटल 18% जो है बैंक्स को अपने पास रिजर्व रखना है, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अगर किसी बैंक ने एसएलआर, एक होता है सीआरआर, अभी आगे आपको बताती हूँ सीआरआर भी क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन सीआरआर ही है, विच इज कैश रिजर्व रेशियो, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट अंडर मॉन्टे से भी बताती हूँ। अगर बैंक ने कैश रिजर्व रेशियो या एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन नहीं की, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, एक्शन लेगा, रिजर्व बैंक पेनल्टी लगाएगा। वो जो पेनल्टी लगाएगा वो किसके थ्रू कैलकुलेट होती है, वो बैंक रेट के थ्रू कैलकुलेट होती है।
ये आपने याद रखना है। तो एट प्रेजेंट बैंक रेट की इंपॉर्टेंस क्या है? बैंक रेट की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर बैंक्स ने अपने पास SLR या CRR मेंटेन नहीं रखा जो कि बनाया हुआ है रिजर्व बैंक ने, तो उसके तहत जो पेनल्टी रिजर्व बैंक लगाएगा बैंक्स के ऊपर, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, तो वो किसके थ्रू जो है वो कैलकुलेट की जाएगी? तो वो कैलकुलेट की जाएगी बैंक रेट के थ्रू। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रेट इन टुडेज टाइम। अंडरस्टूड अबाउट बैंक रेट? चलिए आगे समझते हैं कि CRR किसे कहते हैं, विच इज दी स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशो क्या है वो समझेंगे अभी। ठीक है, ओके। नाउ कैश रिजर्व रेशो क्या है? देखिए, द अमाउंट ऑफ कैश दैट द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द RBI विद रिस्पेक्ट टू देयर NDTL इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, देखिए कैश रिजर्व रेशो किसे कहते हैं? कैश रिजर्व रेशो इज दैट रेशो। देखिए, अब जो बैंक्स हैं, मैंने आपको ये समझाया था कि जो बैंक्स हैं उनको अपने पास कुछ SLR रखनी होती है, अपने पास उनको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो रखनी है, अपने पास एक कैश रिजर्व रखना है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। एक तो बैंक्स को अपने पास कैश रखना है, प्लस बैंक्स को ना कुछ कैश रिजर्व बैंक के पास भी रिजर्व रखना होता है। ठीक है, रिजर्व बैंक के पास भी रिजर्व रखना होता है कुछ कैश, बट वो परसेंटेज काफ़ी कम है अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं SLR बोलूँ तो वो है 18%, मतलब जितने डिपॉजिट बैंक का है उसको उसी डिपॉजिट का 18% अपने पास रखना है, ये होता है SLR। CRR होता है कि जो बैंक्स हैं उनको रिजर्व बैंक के पास कुछ पैसा अपना रिजर्व रखना होता है, और वो रेट है 4%। कितना है? 4। जी हाँ, रेपो रेट और CRR का रेट सेम है, विच इज़ 4%। ठीक है, लेकिन है दोनों चीज़ें अलग। रेपो रेट इज टोटली डिफरेंट, CRR इज टोटली डिफरेंट, बट रेट बाय चांस सेम है, विच इज़ 4% फॉर ईच। ठीक है, अब CRR केस में क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। देखो नाम से ही पता लग रहा है, कैश रिजर्व। जो आपने कैश रिजर्व रखना है, किसके पास रखना है? RBI के पास रखना है। जो बैंक्स हैं, बोथ शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, they are required to keep cash reserve with the RBI which is called as CRR. At present the CRR is 4%. ठीक है, ओके। कितना रखना होता है? जितना उनके पास NDTL होती है, ठीक है, उतना। अब ये देखो पूरी NDTL नहीं, अब देखो ये उसका 4%। अब कितना क्या होता है NDTL? NDTL होता है नेट डिमांड, ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ओके, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ये आप लिख भी सकते हो इसका फुल फॉर्म, NDTL विच इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अभी नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी क्या होती है? देखिए, बेसिकली जो बैंक्स हैं उनके पास जितना भी डिपॉजिट होता है दैट इज इन द शेप ऑफ NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी मतलब अगर किसी कस्टमर ने कोई पैसा डिमांड किया तो आपको डिमांड लाइबिलिटी पड़गी, मतलब आप गए, आपका सेविंग अकाउंट है तो आपने बैंक से पैसा निकाल लिया, आपके पास सेविंग अकाउंट है, आपको सपोज 20,000 रुपये की जरूरत है, 50,000 रुपये की जरूरत है, आप गए, आपने ऑन डिमांड पैसा निकाल लिया, ठीक है, या डिमांड ड्राफ्ट बना लिया, मतलब आपने चेक लगा दिया, तो मतलब ऑन दी बेस ऑफ डिमांड आपने पैसा निकाला, तो उसको बोलेंगे डिमांड, सिंपल। टाइम लाइबिलिटी मतलब आपकी सपोज FD है, फिक्स डिपॉजिट है, तो बैंक को पता है कि भाई इसकी फिक्स डिपॉजिट जो है मतलब नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट मतलब 1 साल के बाद मैच्योर होता है, आपकी कोई FD है, आपका फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, तो वो 1 साल के बाद आप निकाल सकते हो अपना पैसा। तो फिक्स डिपॉजिट जो है इट इज जस्ट एन एग्जांपल, FD इज वन ऑफ द एग्जांपल, फिक्स डिपॉजिट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ टाइम लाइबिलिटी, कि आपने आपका टाइम हो गया, 1 साल की आपकी FD थी, आप गए, आपकी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हुआ, आपने पैसा निकाल लिया, तो बैंक्स को पता है कि भाई इस टाइम पे कस्टमर आएगा अपना पैसा निकालने के लिए, तो दैट इज द टाइम लाइबिलिटी, ठीक है, जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल। ये सारे डिपॉजिट्स मिला के अब देखिए बैंक्स कैसे काम करते हैं। बैंक है, कस्टमर गए, उन्होंने अपने डिपॉजिट्स जो है वो बैंक में जमा कराए, आपका सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, अगर आप बिजनेस में आपका करंट अकाउंट भी हो सकता है, आपने जाके अपने पैसे जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाए, यही पैसा जो है गवर्नमेंट जो बैंक है वो एज अ लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कस्टमर्स को अलग अलग जगह पे इसको इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक्स के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी होती हैं, इन गोल्ड के फॉर्म में भी उन्होंने अपने पास पैसा रखा होता है, तो ये सारा जो है अपने पास रिजर्व रखा होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये बैंक का क्या होती हैं, बैंक का रिजर्व होती हैं, ठीक है, डिपॉजिट होती हैं। तो ये जितना भी जो टोटल डिपॉजिट होता है बैंक्स के पास जो टोटल डिपॉजिट होता है, अब
आरबीआई रिजर्व बैंक को क्या लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि जो बैंक्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोन प्रोवाइड करते चलें और इनके पास अपने पास कुछ रिजर्व ही ना बचे, कल को कोई कस्टमर आए तो उनके पास पैसा देने के लिए हो ही नहीं बैंक्स के पास, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को चेक करने के लिए जो रिजर्व बैंक है उसने दो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जिसको सीआरआर कह सकते हैं और एसएलआर कह सकते हैं, ठीक है। सीआरआर होता है वो पैसा जो कि आरबीआई के पास बैंक्स ने रखना ही रखना है, विच इज 4%, जितना उनके पास टोटल डिपॉजिट है उसका 4% जो है वो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना है, और 18% जो है टोटल डिपॉजिट्स का बैंक्स को उनको अपने पास रखना है, रिजर्व रखना ही रखना है, जिसको कहते हैं एसएलआर, विच इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये इंस्ट्रूमेंट्स क्यों बनाए हैं? ताकि बैंक्स के पास कभी भी फंड्स की शॉर्टेज ना हो, बैंक्स के पास कभी भी क्रेडिट या पैसे की या लिक्विडिटी की या पैसे की, कैश की, मनी की शॉर्टेज ना हो, इसीलिए बैंक्स ने ये दो रेट्स बनाए हैं रिजर्व बैंक ने, ठीक है। अब रिजर्व बैंक लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए, कैश को मार्केट में एडजस्ट करने के लिए सीआरआर और एसएलआर को भी इंक्रीज कर सकता है। बैंक चाहे तो कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज कर दे, तो बैंक्स को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा रिजर्व बैंक के पास। जब ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा तो बैंक्स के पास अपने पास खुद के पास पैसा कम होगा लोन प्रोवाइड करने के लिए, या वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा। जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा तो लोग जो हैं मतलब आप कह सकते हो कि जो पैसा है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा मार्केट से, लिक्विडिटी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी मार्केट से। तो सीआरआर और एसएलआर के रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करके भी जो रिजर्व बैंक है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है मार्केट में। या फिर अगर रिजर्व बैंक को ये लगे कि पैसा मार्केट में मनी सप्लाई कम है, मार्केट में पैसा कम है, तो जो रिजर्व बैंक है वो इन सीआरआर या एसएलआर को डिक्रीज भी कर सकता है, ताकि जो बैंक्स हैं उनके पास ज़्यादा कैश हो लोगों को देने के लिए या ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने के लिए। रिजर्व बैंक के पास जो बैंक्स हैं उनके पास ज़्यादा लिक्विडिटी हो, ज़्यादा कैश हो। अंडरस्टूड? ओके। नाउ वी हैव स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो ऑलरेडी खैर मैं आपको बता ही चुकी हूं। द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स दैट द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स ऑन डेली बेसिस इन सेफ एंड लिक्विड एसेट्स सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, कैश विद रिस्पेक्ट टू देयर एनडीटीएल इज कॉल्ड एसएलआर, ठीक है। जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो बैंक्स को अपने पास रिजर्व करके रखना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देयर एनडीटीएल विच इज योर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, या जिसको आप मतलब डिपॉजिट्स जो हैं वो हैं। डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक आर लाइबिलिटी ऑफ बैंक्स। ऑब्वियसली देखिए, आप जो पैसा जमा कराते हो ना बैंक में, जो हम लोग पैसा जमा कराते हैं बैंक में, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी बन जाता है, क्योंकि वो बैंक को हमें वापस करना है, तो दैट इज द लाइबिलिटी फॉर द बैंक। द पब्लिक्स डिमांड डिपॉजिट्स आर डिमांड लाइबिलिटी, जो हमारे जो ऑलरेडी ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो डिमांड लाइबिलिटीज होते हैं। जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो टाइम लाइबिलिटीज होते हैं बैंक के लिए, ठीक है। तो जो टोटल डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स जो होंगे पब्लिक के, उनको ही हम नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज कहते हैं, एनडीटीएल ऑफ द बैंक्स, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ CRR and SLR is to make public deposits safe and liquid and enable RBI to control the amount of money that banks can create in absence of CRR and SLR requirements to make more profits। अगर किसी सिचुएशन में CRR या SLR नहीं होता तो जो बैंक्स हैं वो क्या करते वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में वो क्या करते कि वो कुछ भी डिपॉजिट्स जो है वो बैंक्स को दे देंगे, जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड कर देंगे। उसकी वजह से क्या है, लिक्विडिटी या कैश सप्लाई कम हो सकती है बैंक्स के पास। तो इस चीज़ को बचाने के लिए बैंक्स को आरबीआई ने CRR और SLR जो है वो बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि या तो कमर्शियल बैंक्स होते हैं या तो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। अब ये जो कमर्शियल या जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड होंगे या नॉन शेड्यूल्ड होंगे, ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस बताया, इसमें बड़े सारे डिफरेंस होते हैं कमर्शियल ये शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में, ठीक है। शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं, इन दोनों को ही CRR और SLR मेंटेन करना होता है। बोथ शेड्यूल्ड एंड बोथ नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैज़ टू मेंटेन CRR एंड SLR विद देम, ठीक है। बट द डिफरेंस इज, जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको जो CRR मेंटेन करनी होती है, क्या होता है, जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं ना, उनको जो CRR कैश रिजर्व रेशो जो मेंटेन करनी होती है, वो उनको मेंटेन करनी होती है थ्रू RBI एक्ट ऑफ 1934। और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं उनको जो CRR मेंटेन करनी होती है वो गवर्न होती है थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ठीक है। और जो ये होता है SLR होता है, ठीक है, जो SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है, वो जो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स दोनों जो हैं, ठीक है,
उनको अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो है वो मेंटेन करना होता है SLR, ठीक है। क्या कहा गया है इस पैराग्राफ में कि अगर आपने मतलब अगर आप शेड्यूल्ड बैंक हैं या नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, दोनों के लिए अगर आपने SLR मेंटेन करना है तो वो आपने एक ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है दोनों के लिए, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल के लिए, विच इज़ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके तहत आपने इनको मेंटेन करना है, SLR को मेंटेन करना है, ठीक है। अगर आप जो हैं शेड्यूल्ड बैंक हैं, अगर आप शेड्यूल्ड बैंक हैं और अगर आपने CRR मेंटेन करना है, ठीक है, तो वो आपने मेंटेन करना है अंडर रिजर्व बैंक एक्ट 1934, और अगर आप नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं और आपने CRR मेंटेन करना है तो आपने CRR मेंटेन करना है ऑन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बस इस पैराग्राफ में यही कहा गया हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन या OMO इसको हम कहते हैं ना। व्हाट इज दिस OMO? क्विकली समझ लेते हैं। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन ये है, देखिए मार्केट ऑपरेशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आप समझ लीजिए एक मार्केट है जहां पे इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी एक ऐसी मार्केट है जहां पे, ऐसा समझिए, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज किया जाता है, इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन करता है? तो ये RBI करती है, करती ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन करती कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। अब देखिए क्या होता है इसमें, देयर इज सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो भी, देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, ये ट्रेजरी बिल, क्या है ये कमर्शियल पेपर्स, ये बॉन्ड्स। तो ये बेसिकली एक पेज है, कुछ नहीं है, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। इस पीस ऑफ पेपर में वैल्यू लिखी गई होगी, मैच्योरिटी डेट लिखी गई होगी, और इसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, भरोसा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। तो हम सपोज हमारे पास ही एक्स्ट्रा पैसा हो तो हम भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, ठीक है। टाइम आने पे हमें पैसे की जरूरत हो तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। नाउ सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI इन ओपन मार्केट, ओके, टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर आपने मतलब बैंक्स को, RBI क्या करेगी? बैंक्स को जो है वो बेचेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब इस केस में बेचेगी जब RBI को पैसे की जरूरत होगी, ठीक है, इस केस में बेचेगी। तो जो RBI है वो क्या करेगी? ओपन मार्केट में वो क्या करेगी? बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो है क्या करेगी? सेल करेगी, ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल करेगी फॉर इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब अगर देखिए, या तो RBI का ये काम है, या तो उसने पैसा निकालना है मार्केट से, या तो पैसा मार्केट में डालना है, ठीक है। अब अगर मार्केट से पैसा एक्सट्रैक्ट करना है, उस केस में भी ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगी RBI, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करेगी। और अगर पैसा जो है इंजेक्ट करना है तो इस केस में भी जो है, अब देखिए अगर गवर्नमेंट ने, अगर जो RBI है उसने अगर पैसा इंजेक्ट करना है तब भी ओपन मार्केट ऑपरेशन वो मार्केट करेगी, ठीक है। कैसे करेगी अभी आगे हम समझेंगे सारा, ठीक है। नाउ इफ द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज हाई, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, मार्केट में पैसा ज्यादा है, तब गवर्नमेंट क्या करेगी? टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन RBI रिड्यूसेस द मनी सप्लाई। इस केस में RBI जो है मनी सप्लाई को कम करना चाहेगी मार्केट से, कैसे? बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वो क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी, लोगों के पास क्या आ गया, या बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास क्या आ गई? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले बैंक्स ने क्या किया? पैसा दे दिया RBI को। तो जब पैसा दे दिया तो यानी कि RBI ने पैसा एक्सट्रैक्ट कर लिया मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच के। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? पीस ऑफ पेपर। तो बैंक्स जो हैं उनके पास, या जो और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनके पास क्या आया? उनके पास पीस ऑफ पेपर आया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई, उन्होंने अपने उसके बदले, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले क्या दे दिया? पैसा दे दिया। तो अपना पैसा दे दिया तो लिक्विडिटी जो है वो कम हो गई, ठीक है। एंड RBI वॉन्ट्स टू इंक्रीज। अब अगर RBI ने पैसा ज्यादा करना है मार्केट में, इंक्रीज करनी है मनी सप्लाई, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेगी। RBI क्या करेगी? उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेगी। जब RBI जो है वो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी, बदले में क्या देगी? पैसा। तो यानी कि पैसा इंजेक्ट कर दिया वापस मार्केट में, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, जिससे क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी मनी सप्लाई टू द मार्केट। इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? यू हैव टू सिंपल रिमेंबर, ओपन मार्केट ऑपरेशन को भी इसलिए किया जाता है ताकि पैसे को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए मार्केट में, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी लाई जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए।
इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है तो कंट्रोल किया जाए, इन्फ्लेशन अगर कम है, मनी सप्लाई कम है तो मनी सप्लाई को इंजेक्ट किया जाए थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस व्हाट आरबीआई डज, आरबीआई इसमें क्या करती है, सेल और परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। क्या करती है, सेल और परचेज। अब ये सेल और परचेज कैसे होगी, ये सेल और परचेज ज्यादातर ऑनलाइन ही होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल एक ई कुबेर करके एक प्लेटफॉर्म है, ई कुबेर करके एक पोर्टल है जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, देखिए आप आरबीआई की ऑफिशियल पेज पे जाइए, आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए, आपको उसमें पूरा वहां पे एफएक्यूज भी होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी होते हैं आरबीआई की वेबसाइट पे, आपको उसमें सब कुछ वहां पे देखने को मिल जाएगा। वहां पे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो भी मिल जाएगा, व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, व्हाट आर बॉन्ड्स, व्हाट आर कमर्शियल पेपर्स, everything you will get to know, how you can buy the government securities, everything is available there. ठीक है, on the official website of RBI you can get and you can go and you can have search over there also. ठीक है, तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ऊपर आप सेल और परचेज जो है आरबीआई करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज काफी सेफ, काफी सिक्योर जो सिक्योरिटीज हैं खरीदने के लिए। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज MSS which is market stabilization scheme, जिसको स्टेबलाइजेशन भी कहते हैं। Now what is this market stabilization scheme? Market stabilization scheme जो है ये भी एक और इंस्ट्रूमेंट है अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में। ओके, MSS बेसिकली इस टारगेट से बनाया गया है टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। इसमें भी जो है वो आरबीआई क्या करती है, रिजर्व बैंक क्या करती है, इसमें भी इशू करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करती है इसमें। अब देखिए डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MSS विच इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के केस में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ही कह लीजिए, अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट ही है। रिजर्व बैंक क्या करती है, रिजर्व बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन के केस में लिक्विडिटी को मार्केट से निकालती भी है, लिक्विडिटी को मार्केट से एक्सट्रैक्ट भी करती है और लिक्विडिटी को मार्केट में इंजेक्ट भी करती है। लेकिन जो MSS है विच इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इसका जो मेन टारगेट है वो इंजेक्शन ऑफ मनी सप्लाई नहीं है, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ मनी सप्लाई है, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई है। इसमें जो पैसा है वो गवर्नमेंट, वो आरबीआई निकालती है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करती है दैन टू इंजेक्ट। तो इसमें जो मेन टारगेट है वो है टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी, टू एक्सट्रैक्ट द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो इसमें जो आरबीआई है वो क्या करती है, इशू करती है गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स को, ठीक है, या फिर मीडियम ड्यूरेशन डेटेड सिक्योरिटीज को। ये भी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो मीडियम डेटेड है। ठीक है, मीडियम ड्यूरेशन डेटेड सिक्योरिटीज को जो है विद द पर्पज ऑफ लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन। ओके, दिस स्कीम वर्क्ड बाय टेकिंग द प्रोसीड्स ऑफ ऑक्शन ऑफ ट्रेजरी बिल्स and some medium duration dated securities in a separate identifiable MSS account। ये जो RBI है ये एक अलग से एक MSS कैश अकाउंट बनाती है, अलग से एक मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अकाउंट बनाती है, उसमें अलग से इसको मेंटेन करती है, विच इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय RBI। ठीक है, लेकिन इस केस में होता क्या है, एट द सेम टाइम इंटरेस्ट पेमेंट जो है इट हैज़ टू बी गिवन टू द इंस्टीट्यूशंस। हाँ, इसमें इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी इसके मार्केट स्टेबलाइजेशन। अब देखिए जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो भी मतलब बेची जा रही हैं उनको बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। क्या कहते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स, MSB। जो भी इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं उनको इस पे इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। ठीक है, ओके, द ट्रेजरी बिल्स एंड मीडियम ड्यूरेशन इसमें सिक्योरिटीज होती हैं। हियर इंटरेस्ट पेमेंट्स इज डन बाय द गवर्नमेंट्स एंड ऑन एलोकेटेड मनी फ्रॉम इट्स बजट टू द RBI। ठीक है, और जो भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी टू RBI, और फिर RBI जो है वो अपने जो वापस जो क्लाइंट्स हैं उनको इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में। देखिए एक डिफरेंस MSS में और ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये भी है कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होती है ना, ठीक है, इस केस में क्या होता है कि इस केस में हो सकता है ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये गवर्नमेंट RBI को बोले कि भाई हमें पैसा चाहिए, हमें फंड्स रेज करने हैं। गवर्नमेंट है वो बोलेगी RBI को कि भाई हमें पैसा चाहिए, हमें फंड्स रेज करके दो। तो RBI जो है वो क्या करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाती है कि वो क्या करेगी, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचेगी और उसके बदले पैसा जो आएगा, ठीक है,
काफ़ी हज़ार करोड़ों में ये बातें होती हैं, ठीक है। तो जो पैसा आएगा वो जो आरबीआई है वो देगी किसको, गवर्नमेंट को देगी। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट में पैसा ज़्यादा है। अब मार्केट में पैसा ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, लेकिन अब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए नहीं, तो अब जो आरबीआई है उसको क्रेडिट नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, भाई गवर्नमेंट को भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमें पैसा नहीं चाहिए। अब जो रिजर्व बैंक है उसको तो एक्सट्रैक्ट करनी है ना लिक्विडिटी मार्केट से, तो इस केस में आरबीआई क्या करेगी, MSS अपनाएगी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अपनाएगी। मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए मार्केट में से पैसा एब्जॉर्ब, एक्स्ट्रा जो लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो इस केस में गवर्नमेंट को वो पैसा नहीं देगी, आरबीआई अपने पास ही रखेगी, लेटर ऑन चाहिए होगा तो दे भी सकती है, लेकिन ये जो ऑपरेशन है प्राइमरली ये गवर्नमेंट नहीं कहती है इस ऑपरेशन को करने के लिए, इसमें गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए होता। इसमें जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है मार्केट में उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो MSS है वो अपनाया जाता है, टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हियर, ठीक है। लेकिन OMO के केस में समझ गया ना डिफरेंस क्या है। OMO के केस में सेल और परचेज दोनों किया जाता है, मार्केट में पैसा इंजेक्ट भी किया जाता है, मार्केट में से पैसा निकाला भी जाता है। बट MSS के केस में खाली मार्केट में से पैसा निकाला जाता है जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया हो, लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई हो, ठीक है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं ये सारी, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक्स ही पढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी मैक्रो इकोनॉमिक था, ठीक है। सारे मैक्रो इकोनॉमिक हम अभी फिलहाल मैं मैक्रो इकोनॉमिक पे ही फोकस कर रही हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंडीशंस, द सेंट्रल बैंक में चेंज द चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन द मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारा रिजर्व बैंक है ना आरबीआई, उसकी चॉइस है, वो अपनी चॉइस वो क्या कर सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स में चेंजेस ला सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन। नाउ टिल 1991, अगर मैं 1991 से पहले की बात करूं तो वहां पे CRR और SLR जो हैं वो मेन टूल्स थे आरबीआई के अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। CRR और SLR जो है वो मेन टूल्स थे। फिर 1991 से लेके 2000 तक जो आरबीआई है वो ज़्यादा फोकस करती थी ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे, ठीक है, OMO पे, अभी भी करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन ही किया जाता है, उस पे लेकिन ज़्यादा फोकस था एज अ की इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बट फिर 2000 के बाद से जो है 2000 ऑनवर्ड्स जो है ये ज़्यादा फोकस किस पे करती है, अब ज़्यादा जो है वो मतलब इसी पे फोकस किया जाता है कि भाई जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर रेपो रेट क्या रहा या रिवर्स रेपो रेट क्या कहा, अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे ज़्यादा जो है इनको मेन टूल बना दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी के, इन एडिशन ऑफ OMO तो है ही है, ओपन मार्केट ऑपरेशन तो है ही, गवर्नमेंट की सेल सिक्योरिटीज के सेल और परचेज तो हो रही है OMO में, बट इन एडिशन टू इट वी हैव रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट विच आर दी मेन टूल्स अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, ओके। नेक्स्ट, नाउ इन द लास्ट पैराग्राफ आई हैव रिटन ओवर हियर इज कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट कैन बी इधर एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी, ये मैंने आपको बिगिनिंग में भी बताया था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकती है। Expansionary monetary policy increases the total supply of money more rapidly than the usual, whereas contractionary monetary policy expands money supply slowly than the usual. Contractionary monetary policy जो है वो भी expand कर सकती है मनी सप्लाई को, लेकिन on a slow basis और even reduces, ज़्यादा तो reduce ही करती है। Contractionary का मतलब it is reducing the money supply into the market, ठीक है। Expansionary monetary policy जो है इसको dovish भी कहा जाता है और एकोमोडेटिव भी कहा जाता है और इजी मनी पॉलिसी भी कहा जाता है। इजी मनी पॉलिसी मतलब इजीली जो मनी है दैट इज अवेलेबल, ठीक है। डॉविश, एकोमोडेटिव और इजी मनी पॉलिसी कहा जाता है किसको, एक्सपेंशनरी को, जब क्रेडिट सप्लाई जो है वो इजीली अवेलेबल है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ऑन दी अदर हैंड जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें हम जो लोन्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है, आरबीआई ने। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है, इसको हॉकिश कहा जाता है और टाइट मनी पॉलिसी भी कहा जाता है। ये मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया था, बोथ एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होंगे तो दैट इज दी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जब इंटरेस्ट रेट्स ईज होंगे, कम होंगे, ठीक है, एमपीसी जो है वो मॉनेटरी वो थोड़े कम कर देगी इंटरेस्ट रेट्स को, उसको कहा जाता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू इंक्रीज द क्रेडिट सप्लाई इन दी मार्केट, ठीक है। तो होपफुली ये समझ आ गया आपको। ये सारे थे क्वांटिटेटिव, ये आज हमने कंप्लीट कर दिए
क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट है डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई कि जो भी आपको मॉनेटरी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है ये मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई करूँगी। ये रहा क्वांटिटेटिव के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो विच विल बी द लास्ट टॉपिक अंडर मॉनेटरी पॉलिसी विच इज योर क्वालिटेटिव मेथड्स विच आर अंडर क्वालिटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं क्वालिटेटिव के बारे में पढ़ाऊंगी। क्वालिटेटिव मेथड्स में हम बताते हैं कि भाई किस मतलब आपने एरिया को या ठीक है किस फील्ड में आपने ज़्यादा क्रेडिट या ज़्यादा लोन जो है कहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, किस फील्ड में प्रोवाइड करना चाहिए। तो दिस इज अबाउट क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव विल डू इन दी नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी लास्ट लेक्चर ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी। तो होपफुली आपको समझ आ गया ये, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। अगेन मैं बोलती हूँ कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं फॉर योर KS एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। JKSSB के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। जो KS एग्जाम है जो वहाँ पे जो इकोनॉमी का पोर्शन है उसमें आपने ये पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी का लेक्चर मैं आगे लेके आऊँगी, ये आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं JKS के रिलेटेड तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है फॉर JKS। दीज आर सफिशिएंट एज फार एज द टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन जो मैंने अभी आपको कराया, मॉनेटरी पॉलिसी भी कराया, प्लस आप इसमें करंट पढ़ लीजिए तो बहुत बेहतर है। जो भी करंट अफेयर्स है इकोनॉमी के रिलेटेड ज़्यादातर अगर मैं KS एग्जाम की बात करूं तो उसमें आपको इनफैक्ट JKSSB ने भी ट्रेंड चेंज कर लिया है, आपको इकोनॉमी का करंट रिलेटेड ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप ये स्टैटिक पोर्शन तो है ही, ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस आप इसमें करंट ऐड कर लीजिए तो बहुत बेटर है, ठीक है। तो ये सब आप जो है ये कंसर्न कर सकते हो, ये आप लेक्चर्स देख सकते हो एज फार एज योर। अगर आपके और भी कोई फ्रेंड्स हैं जो KS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ ये लेक्चर्स शेयर करिए, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल, ठीक है। तो चलिए आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर विच आर द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आप इसको अच्छे से तब तक रिवाइज करिए, पढ़िए। सो आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।